हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका बिहार दरोगा का जो चल रहा था एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, आज आपका 11वां प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो आज आपका 11वां प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया या जीवी मालवंकर या राजेंद्र प्रसाद? बताइए, पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट समितियां देख लेते हैं। तो जैसे देखिए कुछ महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज और तदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। और मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवणकर थे। अल्पसंख्यकों और जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। अब प्रक्रिया के नियमों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान के मसौदे की जांच के लिए अवशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बी ठक्कर थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी पट्टाभी सीतारामैया थे। अभी आपको इसी का पूछा गया था। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी थे। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोली थे। व्यवसाय समिति का आदेश कौन थे? के मुंशी थे। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संघ शक्तियाँ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया? फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? बताइए, दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कहाँ से लिया गया? आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संप्रति सूची लिया गया है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक है, जिसको कहता है जॉइंट वेंचर। तो संयुक्त अधिवेशन और संप्रति सूची आपका कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से लिया गया? आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, याद रखिए। और जर्मनी के विमर्श से क्या लिया गया? आपका आपातकालीन शक्तियाँ लिया गया। ठीक है, और फ्रांस लिया गया बंधुत्व, बंधुत्व लिया गया है, गणतंत्रात्मक लिया गया है। अब बंधुता, ये सारे शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। और आयरलैंड से लिया गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आयरलैंड से कहाँ से लिया? आपका स्पेन से लिया। ठीक है, तो आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आयरलैंड ने से कहाँ से लिया? स्पेन से लिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओरिया कर किया गया? 1992, 2000, 2006 या 2011? बताइए, तीन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तीन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ? 2011 में। कब हुआ? 2011 में हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि नाम परिवर्तन हुआ। ठीक है, जैसे संयुक्त प्रांत, पहले क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। ये जो था 1950 में। ठीक है, इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब हुआ? 1950 में। ठीक है, और कोचीन, केरल का पहले नाम क्या था? कोचीन था। तो कोचीन से केरल कब हुआ? 1956 हुआ। ठीक है, अब मद्रास, तो तमिलनाडु का पहले नाम क्या था? मद्रास था। मद्रास से तमिलनाडु कब हुआ? आपका 1969 में हुआ। अब पहले कर्नाटक का पहले नाम क्या था? मैसूर था। मैसूर से कर्नाटक कब हुआ? 1973 में हुआ। ठीक है, और उत्तराखंड को पहले कहा जाता था उत्तरांचल कहा जाता था। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड का हुआ आपका 2007 में हुआ। ठीक है, और पौंडीचेरी, मतलब पुडुचेरी को पहले पौंडीचेरी कहा जाता था। तब पौंडीचेरी से पुडुचेरी का हुआ आपका 2006 में हुआ। ठीक है, और उड़ीसा को पहले क्या कहा जाता? उड़ीसा कहा जाता था। इस तरह पहले ऊ होता था। ठीक है, अब ओ हो गया, तो उड़ीसा कब हो गया? आपका 2011 में हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो 3 का आंसर आपका हो गया था। चलिए 4 की तरफ आते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है आपका। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है आपका। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, तो ये भी आपका सही है। तो इनमें से सारा आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के महान्यायवादी का जो पद है आपका कितना, आर्टिकल जो है क्षेत्र में, ठीक है। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इसकी नियुक्ति जो प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर रहते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो 4 का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 5 का आंसर होता है, क्या हो जाएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति या लोक सभा समिति, बताइए। 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन करता है, लोक लेखा समिति जो है इसकी जांच करता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं आपके, टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो होता है आपका राज्यसभा के होता है, ठीक है। और लोक लेखा समिति जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष दल के नेता होते हैं, क्या होते हैं, वह विपक्ष दल के नेता होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 10, 12, 15 या कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना, ऑप्शन नंबर बी कितना, 12, ठीक है। तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह उपबंध किया गया कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता, परंतु किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की 12 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो न्यूनतम जो आपका 12 से कम नहीं हो सकता और अधिकतम जो आपका 15% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकता, न्यूनतम जो आपका 12 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 262 या अनुच्छेद 263, बताइए। 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 262, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 262, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 262 में संसद विधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णय के लिए विशेष अधिकरण गठित कर सकती है, ठीक है। कौन कर सकता है, आपका संसद कर सकता है। कौन कर सकता है, संसद, ठीक है, याद रखिएगा। निगम कर तथा सीमा कर सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किस सूची के अंतर्गत आता है हमारा, यह संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 3, 4, 5 या 7, बताइए। 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में, ठीक है। तो वित्त आयोग का जो उल्लेख है आपका आर्टिकल 280 में, किसमें, आर्टिकल 280 में, ठीक है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्षों पर केंद्र राज्यों के मध्य करों के वितरण हेतु किया जाता है, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य करों के वितरण हेतु इसका गठन किया जाता है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। अभी कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके, एन के सिंह थे, कौन थे, एन के सिंह, जो कि आपका 2021 से 2026 के लिए बनाया था, 2021 से 2026 के लिए बना था, ठीक है। और इसकी नियुक्ति आपका एन के सिंह की नियुक्ति कब हुआ था, 2017 में हुआ था, कब हुआ था, 2017 में हुआ था, ठीक है। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यह जो है इन्होंने कहा था कि राज्यों को कितना 41% कर दिया जाए, कितना 41% जो है राज्यों को कर दिया जाए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो बताइए। दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी या 7वीं, तो किस में किया गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी में, किस में किया गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में किया गया, ठीक है। तो याद रखिए पहली अनुसूची में क्या आपका भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है, मतलब भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिया गया बारे में आर्टिकल आपका अनुसूची 1 में दिया गया, ठीक है। और अनुसूची 2 में क्या आपका वेतन और भत्ता दिया गया, अनुसूची 2 में क्या वेतन भत्ता, तीसरा में क्या आपका शपथ और परिज्ञान, और चौथा में क्या आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है। 5वां में आपका ST SC के स्पेशल प्रशासन, और 6ठा में क्या आपका ST के 4 राज्यों प्रशासन, और 7वां में क्या आपका 7वां में क्या है, संघ सूची संवर्ती सूची, मतलब सूचियों बारे में दिया गया, संघ सूची संवर्ती सूची और राज्य सूची बारे में दिया गया 7वां, ठीक है, मतलब शक्तियों का विभाजन। और 8वां में क्या दिया गया आपका 22 भाषाओं बारे में दिया गया, ठीक है। और 9वां में दिया गया आपका भूमि सुधार या संपत्ति अधिग्रहण, ठीक है। और 10वां में दिया गया आपका दल बदल कानून, ठीक है। और 11वां में क्या दिया गया आपका
पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और 12वां क्या दिया आपका, नगर पालिका दिया गया, ठीक है। तो ये सारे आप अनुसूचियाँ याद रखिएगा, ठीक है। टोटल 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में, ठीक है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? 1982, 1996, 2005, 2006। बताइए 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कब? 1996, ठीक है। तो याद रखिए, तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना कब लागू किया गया था आपका? 1996 लागू किया गया, ठीक है। और याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आपका, जैसे बता देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था आपका? 1973 को। कब हुआ था? 1973 को हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ? 1973 को, ठीक है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ आपका? 1992 को। कब हुआ? 1992 को हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट का, ठीक है। और हंगुल हंगुल परियोजना मतलब प्रोजेक्ट हंगुल परियोजना का शुरुआत कब हुआ आपका? 1970 को। कब हुआ? 1970 को हंगुल परियोजना का शुरुआत, ठीक है। और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का कब हुआ आपका? 1975 को हुआ। कब हुआ? 1975 को हुआ, ठीक है। और याद रखें हिम तेंदुआ परियोजना का शुरुआत कब हुआ आपका? 2009 में। कब हुआ? 2009 में हुआ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या इनमें से सभी? बताइए 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण क्या है हमारा? ओजोन है। कौन सा? हमारा ओजोन है, ठीक है। तो प्राथमिक प्रदूषक, तो द्वितीय प्रदूषक से तात्पर्य है वैसे प्रदूषण से जो प्राथमिक प्रदूषणों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं, जैसे ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड और धूम। ये सारे क्या आपके द्वितीय प्रदूषण के उदाहरण, ठीक है। तो कौन कौन सा आपका? ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और मतलब स्मोग मतलब धूम, ये सारे क्या आपके द्वितीय प्रदूषण के उदाहरण है, ठीक है। चलिए 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? बताइए 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो अपिको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, यह जो आपका पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, ठीक है। यह आंदोलन जो आपका 1983 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1983 में। यह जो है पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, ठीक है। यह 1983 में चलाया गया था। किसके? इसके प्रणेता कौन थे आपके? पांडुरंग हैगरे। कौन थे? पांडुरंग हैगरे थे। कौन थे? पांडुरंग हैगरे थे, ठीक है। इसके जो प्रणेता थे पांडुरंग हैगरे थे, ठीक है। ये आंदोलनकर्ता कौन थे? पांडुरंग हैगरे, ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? बताइए 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार कौन कौन सा आपका है? तो संख्या पिरामिड, पहला क्या होता है आपका? संख्या पिरामिड होता है। फिर क्या होता है? जैव भार पिरामिड होता है। तीसरा क्या होता है? ऊर्जा पिरामिड होता है, ठीक है। पहला क्या होता है? संख्या पिरामिड होता है। पहला होता है संख्या पिरामिड। दूसरा होता है जैव भार पिरामिड। क्या होता है? जैव भार पिरामिड, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? ऊर्जा पिरामिड। क्या होता है? ऊर्जा पिरामिड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का विक्षापन क्षेत्र कितना है? बताइए 95,748 वर्ग किलोमीटर या 95,672 वर्ग किलोमीटर या 95,478 वर्ग किलोमीटर या 95,798 वर्ग किलोमीटर? बताइए 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो याद रखें, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों तथा वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है आपका? कुल अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 809,537 कितना? 8,95,037 कितना है? 8,95,037 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इससे पूछे आपका वनावरण क्षेत्रफल, ठीक है। वनावरण क्षेत्रफल इसमें कितना है आपका? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो आपका वनावरण है, ठीक है। अब वृक्षावरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना आपका? 24.62। कितना? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 24.62% है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। ड्रोन के
माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया? मेघालय, गोवा, मणिपुर या कर्नाटक? बताइए। 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। ठीक है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाइयाँ पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय में स्थापित किया गया है। यह एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र है। ये क्या है आपका? एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति करना। ठीक है। चलिए 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान, बिहार, पंजाब या आंध्र प्रदेश? बताइए। 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है। तो पंजाब सरकार द्वारा मई 2023 में पैदल चलने के अधिकार को लागू किया गया। ठीक है। तो दी टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की मौतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, इसलिए पंजाब सरकार ने यह अधिकार लागू किया है। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू या एस जयशंकर? बताइए। 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़। ये कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, याद रखिए। तो भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। चलिए 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। तो चलिए बताइए 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 102 का सब 1 का सब क्लोज ई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप याद रखिए। ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के मामले में संविधान के अनुच्छेद 102 का 1 का सब क्लोज ई का इस्तेमाल किया है। ठीक है। संविधान के इस अनुच्छेद के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत राहुल गांधी को आयोग घोषित किया गया। ठीक है। तो इस संविधान के अनुच्छेद के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत राहुल गांधी को आयोग घोषित किया गया। ठीक है। तो कौन सा धारा आपका? 1951 का धारा कौन सा? तो अधिनियम 1951। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा क्या? 8 का 3। ठीक है। इसके द्वारा जो है राहुल गांधी को आयोग घोषित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा होगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मेलबर्न यूनिवर्सिटी या डिकिन यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? डिकिन यूनिवर्सिटी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज मार्च 2023 में भारत की यात्रा पर आए। इन्होंने ऐलान किया कि जिलोंग का डिकिन यूनिवर्सिटी भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। इस कैंपस की स्थापना गुजरात के लिफ्ट सिटी गांधीनगर में होगा। इस कैंपस की स्थापना कहाँ होगा? गुजरात के लिफ्ट सिटी गांधीनगर में। कहाँ होगा आपका? गुजरात के गांधीनगर में होगा। ठीक है। डिकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों में भारतीयों का हिस्सा कितना है? 27%। ठीक है। केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का राज्यों को निर्देश दिया है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? बताइए। 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कितना? 6 वर्ष। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया है। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भेजा है कि पहली कक्षा में बच्चों को एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। यह जो आपका एजुकेशन पॉलिटी कितना है? 5-5-3-3-4 के फॉर्मेट पे। कितना है? 5-3-3-4 के फॉर्मेट पे बनाया गया। ठीक है, याद रखिए कितना? 5-3-3-4 के फॉर्मेट पे। ठीक है। ये आपका जो तीसरा शिक्षा नीति है। ठीक है। यह जो है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ला गया था। किसके समिति से सिफारिश? तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। ठीक है। तो टोटल 3 शिक्षा नीति आ चुका है। पहला जो आया था आपका 1968 को आया था। ठीक है। दूसरा कब आया था आपका? 1986 को आया था। ठीक है। तीसरा कब आया आपका? 2020 में आया। ठीक है। 2020 का शिक्षा नीति आया, यह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आया। ठीक है, याद रखिएगा। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? बताइए। ऑनलाइन रहने वाले वोटर, गैर निवासी भारतीय, अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर या इनमें से सभी? बताइए। 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर। ठीक है, याद रखिएगा। ट्विटर की नई सीईओ कौन है?
लिंडा याकारिनो, मार्क डिमासिमो, रश्मि खन्ना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? लिंडा याकारिनो। ठीक है, यह जो है आपका ट्विटर के चेयरमैन तथा सीटीओ मतलब ऑफिसर आपका 59 वर्षीय इटालियन अमेरिकन ये काम के इटालियन अमेरिकन मूल की महिला लिंडा याकारिनो को ट्विटर की नई सीईओ बनाया गया। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में चर्चा में रहा कालेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा? बताइए 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कहाँ? तो हरियाणा। ठीक है, तो चर्चा में रहा कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में स्थित है। इस पार्क में 110 इस पार्क में जो आपका 110 साल बाद राष्ट्रीय पशु टाइगर को देखा गया है। राष्ट्रीय पशु टाइगर को जो है 110 साल बाद जो है देखा गया। ठीक है, कालेश्वर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? वो 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। तो कालेश्वर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, यहाँ बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, चलिए 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए सुमेलित कीजिए, बताइए क्या मतलब हो जाएगा? पहला इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो राजकोषीय घाटा कितना है आपका? 17,86,816 करोड़। तो पहला का हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, राजस्व घाटा कितना है आपका? 86,98,055 या 8,69,855। तो दूसरा का क्या? इतना। अब प्रभावी राजस्व कितना आपका? तो सबका जो है सामने वाला आंसर है। ठीक है, तो देख लीजिए सामने वाला कौन सा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? बताइए 26 का। तो कौन कौन सा हो सकता है? पहला हरित विकास हो सकता है। ठीक है, हरित विकास है आपका। समावेशी विकास नहीं है आपका। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण ये है आपका। ठीक है, और अवसंरचना व निवेश ये नहीं है आपका। ठीक है, और कौन सा आपका? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान ये भी नहीं है आपका। और पर्यटन ये है आपका। ठीक है, तो कौन सा हमारा? पहला है, तीसरा है, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, ये पांचवा भी है आपका। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान ये भी है आपका। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा और छठा है। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा, छठा है। ठीक है, तो किस में हमारा? ऑप्शन नंबर बी में। किस में हमारा? ऑप्शन नंबर बी में, पहला, तीसरा, पांचवा, छठा। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार की सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा है? पांचवा, सातवां, आठवां या 10वां? बताइए 27 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कितना? 10वां। ठीक है, याद रखिए। भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% संचय विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? बताइए 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2024, 2025, 2030 या 2047? बताइए। तो 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 2030 तक। ठीक है, तो भारत ने अब तक 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, याद रखें। तो गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य 2030 तक से पहले ही हासिल कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा। कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र और को विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई है कि जिसका लक्ष्य क्या है आपका? बताइए 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए। मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन क्षमता ये है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को जोड़ना ये भी है। उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना ये भी आपका। तो इनमें से सभी आपका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? टाटा, डीआरडीओ, अडानी या रिलायंस को? बताइए 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसको मिला आपका? टाटा को मिला। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में। कहाँ किया जा रहा है इसका निर्माण? गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हिमालय क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित किया है जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करे? बताइए डीआरडीओ, इसरो, पार्क या इनमें से कोई नहीं? बताइए 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा, DRDO, ठीक है, याद रखिए। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2014, 2015, 2016 या 2017? बताइए। 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 2015, ठीक है। यह जो थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, ये जो थे अकाली दल के नेता थे, ठीक है, याद रखिए। ये 2015 में पद्म विभूषण जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। प्रकाश सिंह बादल जो है 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। 8, 13, 21 या 37? बताइए। 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी की क्या? 21, ठीक है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो है 21 है, ठीक है। इस सूचकांक को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक को किसके द्वारा? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है प्रथम स्थान पे कौन आपका? अमेरिका है। कौन आपका? अमेरिका। इसमें प्रथम स्थान पे कौन आपका? अमेरिका है, ठीक है। प्रथम स्थान पे आपका अमेरिका है, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 21 फरवरी, 4 फरवरी, 21 मार्च या 18 फरवरी अप्रैल? बताइए। 34 का आंसर हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर एक कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम क्या था आपका? मल्टी मल्टीलैंग मल्टी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। मल्टी मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन था, ठीक है। आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा में, मुंबई में, अबू धाबी में, लॉस एंजलिस में? बताइए। 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पे? अबू धाबी में किया गया था, ठीक है, याद रखिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो इसमें आपका बेस्ट एक्टर, इसमें आपका जो था बेस्ट, ये कहाँ किया गया? अबू धाबी किया गया था, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? ऋतिक रोशन को। किसे दिया गया था? ऋतिक रोशन को, ठीक है। अब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? आपका आलिया भट्ट को। किसे दिया गया था? आलिया भट्ट को दिया गया था, ठीक है। अब सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, मतलब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? आर माधवन को। किसे दिया गया? आर माधवन को, ठीक है। और बेस्ट फिल्म का किसे दिया गया? दृश्यम 2 को। किसे? दृश्यम 2 को दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, ठीक है, याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? दृश्यम 2 को, ठीक है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में, जापान में, कनाडा में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटली में, ठीक है। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपका इटली में किया जाएगा, ठीक है, याद रखिए। और इसके पहले जो आपका 49वां जो हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपका जापान के हिरोशिमा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? आपका 49वां हुआ था। 49वां जी शिखर सम्मेलन आपका 2023 में कहाँ हुआ था? आपका जापान के हिरोशिमा हुआ था, ठीक है, याद रखिए। तो G7 में कुल कितने देश हैं आपके? कनाडा, ये 7 सदस्य हैं। G7 में कुल कितने सदस्य? आपका 7 सदस्य। इसमें 7 जो दिखाएगा ग्रुप 7, तो 7 देश है, ठीक है। तो कौन कौन सा आपका? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन है और अमेरिका, ठीक है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, ठीक है। और G7 का स्थापना कब हुआ था? आपका 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन या भारत? बताइए। 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ठीक है। तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो आपका 2026 में होगा, ये कहाँ कब होगा? आपका 2026 में होगा। कब होगा? आपका 2026 में होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था 1930 में। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? आपका 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका कनाडा में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिए। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था आपका कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है। नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MSME मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय? बताइए। 38 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है आपका? सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों व उपकरणों का प्रयोग होगा, ठीक है, इसका उद्देश्य है।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? बताइए। 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी सरकार ने। ठीक है, याद रखिए। चलिए 40 का आंसर बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट एक्शन के लेखक कौन है? बताइए। शांतनु गुप्ता, अभय के, शशि शेखर वेम्पति या के गोपाल कृष्णन? बताइए। 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, और इस पुस्तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है विमोचन किया गया था। ठीक है, तब मोदी जी के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिए। छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया? सुंगलू समिति, दीपक पारेख समिति, आबिद हुसैन समिति या रेखी समिति? बताइए। 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आबिद हुसैन समिति। ठीक है, क्या? आबिद हुसैन समिति। ठीक है, याद रखिए। तो कुछ समितियां आपको बता देते हैं, जैसे बैंक सेवा सुधार से हेतु जो है कौन सा समिति गठित किया गया था? गोइपोरिया समिति। कौन सा? गोइपोरिया समिति का संबंध किससे है? बैंक सेवा सुधार से। गोइपोरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा सुधार से। ठीक है, कोठारी समिति का संबंध है शैक्षिक सुधार हेतु, तो कोठारी समिति का संबंध है शैक्षिक सुधार हेतु। ठीक है, और नरसिम्हम समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हम समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। और सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध हेतु। सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध हेतु। ठीक है, और स्वामीनाथन समिति का है जनसंख्या नीति हेतु। स्वामीनाथन समिति का है जनसंख्या नीति हेतु। और आबिद हुसैन समिति का जो है लघु उद्योग विकास हेतु। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 15.20%, 16.52%, 17.72% या 19.14%? बताइए। 42 का आंसर हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। कितना? 17.72%। ठीक है, याद रखिएगा। और जो जनसंख्या घनत्व तो कितना है भारत का? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो इसे सिर्फ तो जानते हो कौन से बेरोजगारी कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जानते होंगे आप। जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो बेरोजगारी के इस रूप को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पे एक खेत में काम करने के लिए जो है 1-2 पर्सन जरूरी है, लेकिन वहाँ पे 5-6% फैमिली का शामिल होते हैं, उसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर ए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र की तक के व्यक्ति को शामिल किया गया? 18 से 40 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 18 से 65 वर्ष या 18 से 70 वर्ष? बताइए। 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, 18 से 40 वर्ष। क्या हो जाएगा हमारा? 18 से 40 वर्ष। ठीक है, टोटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपका 18 से 50 साल ज्योति ज्योति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपका जो 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और 18 से 70 वर्ष के लोग जो हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो है 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। ठीक है, याद रखिएगा। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? विशाखापट्टनम, मुंबई, हावड़ा या कांडला? बताइए। 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? कांडला। ये कहाँ आपका? गुजरात में। कहाँ है आपका? गुजरात में। ठीक है, तो इसका जो एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1965 हुआ था। कब हुआ था? 1965 हुआ था। ठीक है, ये आपका कहाँ स्थापित है? आपका गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? बताइए। 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद की रचना किसने किया था? अंगिरस ऋषि ने किया था। किसने किया था? अंगिरस ऋषि ने किया था। किसने किया था? अंगिरस ऋषि ने किया था। ठीक है, इसमें औषधि, प्रयोग, जादू टोना टोटका आदि मंत्र का उल्लेख किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका उपनिषद कौन कौन से आपके? मांडुकोपनिषद, मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, 3 इसका उपनिषद है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं कौन कौन सा उपनिषद है इसके। तो पहला है मुंडकोपनिषद। ठीक है, पहला मुंडकोपनिषद है, दूसरा है मांडुकोपनिषद है, तीसरा है प्रश्नोपनिषद है। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है।
47 का आंसर होता है चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? भवभूति, क्षमेश्वर, भारवी या वात्स्यायन? बताइए। 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन? क्षमेश्वर। कौन है क्षमेश्वर? ठीक है, याद रखिए। अब भारवी की पुस्तक का क्या नाम है आपका? भारवी का तो कीर्तार्जुनीयम के लेखक कौन है आपका? भारवी। कीर्तार्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है आपका? भारवी। ठीक है। और भवभूति जो आपका उत्तर रामचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है आपका? भवभूति। ठीक है। अब वात्स्यायन की पुस्तक का क्या नाम है आपका? आपका वात्स्यायन की पुस्तक लागल कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है आपका? वात्स्यायन। कौन है आपका? वात्स्यायन है। ठीक है, याद रखिएगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? दहसाला प्रथा, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा या माहलवाड़ी प्रथा? बताइए। 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, याद रखिए। तो रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? टॉमस मुंडो ने किया था 1820 में। कब किया था? 1820 में किया था। किसने किया था? टॉमस मुंडो ने किया था। किसने किया था? टॉमस मुंडो ने किया था रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत। ठीक है। यह प्रथा मद्रास, बम्बई तथा असम में लागू हुआ था। कहाँ कहाँ? मद्रास, बम्बई और असम में लागू हुआ था। ठीक है। इस प्रथा के तहत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948 या 31 दिसंबर 1950? बताइए। 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1930। ठीक है, याद रखिए। तो तो 1929 का जो हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 का जो आपका लाहौर अधिवेशन जो हुआ था आपका, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का दस्ता हुआ था, रावी नदी के तट पे हुआ था। इसमें झंडा फहराकर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया था कि कहा था कि 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए। निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किया? डचों के, फ्रेंच के, स्पेनिश के या ब्रिटिश के? बताइए। 50 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसके? फ्रांसीसियों के, मतलब फ्रेंच के। ठीक है, याद रखिए। तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। कब बना था? 1761। 1761 ईस्वी में जो है हैदर अली मैसूर का शासक बना था। ठीक है। हैदर अली के नेतृत्व में प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हैदर अली ने फ्रेंच विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। ठीक है, तो जानते होंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका? 1766 से कब हुआ था? 69 में। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल बता देते हैं। 1766 से 69 तक जो हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, पर एक तरफ हैदर अली था, एक तरफ अंग्रेज था, और अंग्रेज के साथ था मराठा और निजाम था। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो आपका हैदर अली जीत गया, दोनों को अपने साइड कर लिया था, मराठा और निजाम को, हैदराबाद के निजाम को अपने साइड कर लिया था, तो ये जीत गया पहला आपका। ठीक है, तो पहला क्या हुआ था आपका? पहला हुआ था मद्रास से संधि हुआ था। कौन सा संधि हुआ? मद्रास से संधि। ठीक है, और दूसरा आंग्ल मैसूर हुआ आपका 1780 से 84 में हुआ था। कब हुआ था? 1780 से 84 बीच हुआ। ठीक है, इसमें जो है एक तरफ अंग्रेज और मराठा और हैदराबाद के निजाम, तो कौन थे? हैदर अली थे। ठीक है, इसी युद्ध में जो आपका 1782 में युद्ध हुआ था आपका पाटनवा युद्ध, तो इसी में पाटनवा युद्ध में जो हैदर अली आयरकुट के हाथों मारा गया था। ठीक है, तो 1782 के पाटनोवा युद्ध में हैदर अली आयरकुट के हाथों मारा गया। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है शासक बना। ठीक है, उसके बाद 1784 में जो है मंगलोर की संधि के बाद जो है यह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, यह युद्ध बराबरी का रहा, किसी की हार नहीं हुई। ठीक है, युद्ध बराबरी का रहा। ठीक है, तो 1784 में जो है मंगलोर की संधि बाद जो है युद्ध समाप्त हो गया था। संधि किसने किया था? हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, क्योंकि हैदर अली तो 1782 के पाटनवा युद्ध में जो है मारा गया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर हुआ, मैसूर युद्ध हुआ आपका 1790 से 92 हुआ। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें त्रावणकोर, इस साइड आपका था अंग्रेज था, हैदराबाद निजाम था, मराठा था और त्रावणकोर था। ठीक है, और इस साइड कौन था आपका? टीपू सुल्तान था। ठीक है, तो इसमें जो आप टीपू सुल्तान हार गया। ठीक है, और सर्वनाथ संधि हुई, इसका नाम क्या था? श्रीरंगपट्टनम संधि। और सर्वनाथ संधि था ये, इसका नाम क्या था? श्रीरंगपट्टनम संधि हुआ। ठीक है, 1992 का संधि हुआ श्रीरंगपट्टनम संधि। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर कब आपका? 1799 हुआ। कब हुआ? 1799 हुआ। ठीक है, 1799 जो है तृतीय चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर कब हुआ? 1799 हुआ। ठीक है, इसमें जो है लॉर्ड बेलिजली जो था 1798 में, मतलब जो था वायसराय बना था लॉर्ड बेलिजली। ठीक है, मतलब भारत की गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेलिजली, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड बेलिजली। ठीक है, इसने जो है सहायक संधि भेजा था किसके पास? ये टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि। सहायक संधि क्या होता था?
मतलब उस राज्य का मतलब प्रशासन मतलब में जो है हस्तक्षेप करना, मतलब इसके डिसीजन के हिसाब से ही मतलब वहाँ पे शासन चलेगा, ठीक है। तो सहायक संधि भेजा था लॉर्ड वेलेस्ली ने, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसको स्वीकार नहीं किया था। इस कारण जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने हमला कर दिया 1799 में टीपू सुल्तान पर, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो है 1799 में श्रीरंगपट्टम संधि में जो है मारा गया था, ठीक है। इस तरह से जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो समाप्त हो गया था, ठीक है। तो 1799 में टीपू सुल्तान जो है मारा गया था, ठीक है। उसके बाद जो है 3 वर्षीय बालक बोड्डा चिक्का कृष्णराज, मतलब 3 वर्षीय बालक था, चिक्का कृष्णराज था, उसको जो है वहाँ का शासक बनाकर जो है 1799 में उस पर सहायक संधि लाद दिया किसने, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, बताइए 51 का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट कब आया था, पहले नेहरू रिपोर्ट आया था। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 में, आप जानते होंगे, ठीक है। 1928 में आया था, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। कब आया था, 1940 में आया था, ठीक है। और बेबेल योजना कब आया था आपका, 1945 में आया था। कब आया था, 1945 में। और क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में, ठीक है। तो मिला लीजिए कौन सा आपका क्रम सही हो जाएगा, पहले 1928 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 1940, फिर आपका 1942, फिर 45, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आते हैं 52 की तरफ। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा संयोग भी करते थे, महात्मा गांधी ने, एमजी रंगा ने, या रजनी पाम दत्त ने, या सोनी कुमार दत्त ने, बताइए। 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रजनी पाम दत्त ने। किसने कहा था, रजनी पाम दत्त ने, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था आपका, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस द्वारा 1905 तक उदारवादी नीति को अपनाया गया। 1905 के बाद कांग्रेस ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किए। तो कांग्रेस ने संबंध में उक्त कथन जो है किसने कहा था, रजनी पाम दत्त ने कहा था, ठीक है। इसने कहा था कांग्रेस जो है साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और संयोग भी करते हैं, ठीक है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, परमार, चोल, चालुक्य या सोलंकी, बताइए। 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, चोल, क्या हो जाएगा, चोल, ठीक है। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था आपका, विजयालय, कौन था, विजयालय, ठीक है। विजयालय था, कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था आपका, विजयालय था, ठीक है। इस वंश की राजधानी क्या थी आपकी, तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी क्या थी आपकी, तंजौर थी, ठीक है। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पिटरा ड्यूरा संबंधित है, मीनारों पर बने टेढ़ी दीवार से, इमारतों में मार्बल के प्रयोग से, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर, फूलों की नक्काशी से, या इनमें से सभी, बताइए। 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पिटरा ड्यूरा से तात्पर्य दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी से है। यह इंडो इस्लामिक कला का उदाहरण है, यह इंडो इस्लामिक कला का उदाहरण है, ठीक है। इस कला का प्रयोग जो आपका मुगल काल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने ग्रंथों में विभाजित किया था, 7, 8, 11 या 15, बताइए। 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो महावीर स्वामी का संबंध किससे था, जैन धर्म से था, ठीक है। इन्होंने अपने शिष्यों को 11 ग्रंथों में जो विभाजित किया था, ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। जैसे 540 बीसी में जो है, 540 बीसी में जो है इनका जन्म हुआ था, और 468 बीसी में जो है इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है। और महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, क्या नाम था, वर्धमान था, ठीक है। और महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, इसका दामाद था जामिल था, ठीक है, जामिल या जमाली, ठीक है। इनका प्रथम शिष्य था, ठीक है। और ये जो था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, ये भी याद रखिए। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, आपका जाम्भी ग्राम में हुआ था, रिजू पालिका नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। महाजनपद है एक साइड, एक तरफ क्या आपका राजधानी, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा, ठीक है। बताइए 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए अस्मा की राजधानी क्या है, पोटली, ये सही है आपका। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर, ये भी सही है आपका। मल की राजधानी क्या है, कुशवती, ये भी सही है आपका। लेकिन चेदी की राजधानी आपका उज्जैन, ये नहीं है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चेदी की राजधानी क्या है आपका, सुक्तिमती, सुक्तिमती क्या है,
सुक्तिमती, सुक्तिमती या शक्तिवती, तो ठीक है। तो चेदी वंश की राजधानी क्या था आपका? सुक्तिमती। क्या नाम था? सुक्तिमती, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका उज्जैन जो था ये किसकी राजधानी था? आपका उज्जैन, उज्जैन जो था इस ये आपका उज्जैन जो था यह किसकी राजधानी थी? तो अवंती की राजधानी थी। उज्जैन जो थी आपकी अवंती की राजधानी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सुमिलित नहीं है, ठीक है। निम्न में से किसने हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था? बताइए। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 57 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण कराया था? सीरी का किला, जमेद खान मस्जिद, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, ये सारे निर्माण किसने कराया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। तो सीरी का किला, जमेद खान मस्जिद, हजार खंबा महल, ये सारे निर्माण किसने कराया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण किया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित युद्ध में कौन सही सम्मिलित नहीं होता? है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658, शामुग्र का युद्ध मई 1658, देवराय का युद्ध मार्च 1659, इनमें से कोई नहीं होता है। 58 का आंसर हमारा क्या होगा? कौन आपका जो सम्मिलित नहीं होता है? तो धर्मत का युद्ध आपका अप्रैल 1658 हुआ था, ये सही है आपका। सामुग्र का युद्ध मई 1658 हुआ था, ये भी सही है आपका। और देवराय का युद्ध जो आपका मार्च 1659 में हुआ था, ये भी सही है आपका। तो पूछा कौन आपका सही सम्मिलित नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीनों हमारा जो है सही है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं जो हमारा गलत है। तो क्या हो जाए हमारा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो धर्मत के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? आपका औरंगजेब की जीत हुआ था, ठीक है। और ये तीनों में जो आपका औरंगजेब जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। एज ऑफ कंसेंट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड इरविन, लैंड डाउन्स, लॉर्ड बेलेजली या नॉर्थ ब्रुक? बताइए। 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए। 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या? लैंड लैंस डाउन, क्या हो जाएगा? लैंस डाउन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ एक्ट आप याद रखिए इंपॉर्टेंट, आपको बता देते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड याद रखिए। जैसे आपका शारदा एक्ट, शारदा एक्ट, ठीक है, शारदा एक्ट कब आया था? 1930 में। शारदा एक्ट कब आया था आपका? 1930 में। किसके समय आया था? लॉर्ड इरविन के समय। किसके समय आया था? लॉर्ड इरविन के समय आया था शारदा एक्ट, ठीक है, 1930 में, ठीक है। एक याद रखिए 1872 में, 1872 में आया था कौन? नेटिव मैरिज एक्ट। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वो नॉर्थ ब्रुक। कौन था? नॉर्थ ब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में। उसमें लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन था? नॉर्थ ब्रुक था, ठीक है। एक याद रखिए हिंदू 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह यह कब आया? इसके समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, 1856 में। और 1829 में याद रखिएगा इसमें सती प्रथा का प्रतिबंध 1829 में लगा था। किसने? लॉर्ड विलियम बेटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। एक याद रखिए 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था, ठीक है। इसमें कौन था? लेंस डाउन था, ठीक है, लेंस डाउन था, ठीक है। तो 59 का हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 59 का क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कब आया था? 1891 में आया था। कब आया था? 1891 में आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 22 दिसंबर 1939, 22 मार्च 1939, 23 मार्च 1940 या 24 मार्च 1943? बताइए। 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिए। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग जो है 23 मार्च 1940 में किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर, याद रखिए 22 दिसंबर को जो है मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस मनाया गया था, ठीक है, याद रखिए। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युत मय तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? 50 वोल्ट, 220 वोल्ट या 300 वोल्ट या 440? बताइए। 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 220। कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट, ठीक है, याद रखिए। तो भारत में घरेलू अब विद्युत आपूर्ति में गर्म तार और उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। चलिए 62 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा बताइए? तो नींबू, नींबू का कितना होता है हमारा? तो नींबू का कितना? 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है, ऐसा पीएच मान होता है नींबू का, ठीक है। और कॉफी का कितना होता है हमारा? 5 होता है। कितना होता है? 5 पीएच मान होता है, ठीक है। और रक्त का जानते हैं कितना होता है? रक्त का 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 जो होता है हमारा रक्त का होता है, ठीक है।
मिल्क और मैग्नीशिया का कितना होता है 10.5, कितना होता है 10.5 होता है, ठीक है। मिल्क और मैग्नीशिया कितना होता है 10.5। तो कौन सा हमारा क्रम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकित किया जाता है तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आरबीसी फूल जाएगी, आरबीसी फूल जाएगी, फट जाएगी, आरबीसी सिकुड़ जाएगी, आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बताइए। 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा व्यास में, ठीक है, याद रखिएगा। यह के द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हमारा सही नहीं है, बताइए। 64 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा हमारा कथन जो सही नहीं है। पित्त वसाओं के पाचन में सहायक पदार्थ है, ये सही है आपका। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थों के पीएच मान को उदासीन बनाता है, ये भी सही है हमारा, ठीक है। और पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है व अग्नाशय एंजाइमों को प्रेरित करता है, ये भी सही है आपका। लेकिन हमारा ऑप्शन ए जो हमारा यह जो है हमारा कथन जो है सही नहीं है हमारा, ठीक है। तो पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है, ये हमारा जो सही नहीं है, ठीक है। तो पित्त में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। तो पित्त में जो है किसी प्रकार का जो आपका एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ठीक है। लेकिन पित्त में सॉल्ट्स होते हैं जो वसा के पाचन में सहायता करते हैं। पित्त में जो आपका कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ये याद रखिए। इसमें क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं, क्या होता है, शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो वसा के पाचन में सहायक करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसमें पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम नहीं होते, ठीक है, इसमें एंजाइम नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा गलत है, ठीक है। नई कोशिका का निर्माण होता है जीवाणु किण्वन से, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, पूर्व कोश स्थित कोशिकाओं से या अजैविक पदार्थों से, बताइए। 65 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु किण्वन से। ये सॉरी 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व स्थित कोशिकाओं से। किस होता है, पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, ठीक है। तो पहली बार रुडोल्फ विर्चो, तो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है। कब बताया था, 1855 में बताया था, ठीक है। और स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, तो पता होगा आपको। तो इस क्वेश्चन का 65 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि, अवट्टक ग्रंथि, अधिपिक ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं होता है। 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। यह प्रसव एवं दूध स्राव में सहायता करता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था, सापेक्षिकता का सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश के परिकीर्णन के लिए, बोस आइंस्टीन संघनन के लिए, बताएं। 67 का आंसर हमारा क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, याद रखिए। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1921 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1921 में दिया गया था, ठीक है। इन्हें जो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रकाश के परिकीर्णन, और प्रकाश के परिकीर्णन के लिए जो है, और प्रकाश के परिकीर्णन की खोज के लिए किसे दिया गया था आपका, 1930 में दिया गया था। प्रकाश के परिकीर्णन की खोज के लिए, प्रकाश के परिकीर्णन की खोज के लिए 1930 में दिया गया था। भारतीय जो थे ये रमन प्रभाव जो खोजे थे, मतलब प्रकाश के परिकीर्णन रमन प्रभाव खोजे थे, सीवी रमन को दिया गया था 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, 1930 में, ठीक है, याद रखिएगा। भौतिक क्षेत्र में, ठीक है, 1930 में, ठीक है, याद रखिए। निम्न में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, बताइए। शैवाल, ईस्ट, मानव या जीवाणु, बताइए। 68 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, जीवाणु। ये जो हमारा यूकैरियोटिक का उदाहरण नहीं, यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, जो पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। तो जिसे हम आंखों से देख सकते हैं वो क्या होता है, यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक जो होता है अविकसित रहता है, ठीक है। तो अविकसित क्या हमारा, जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ से होती है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, या इनमें से कोई नहीं होता है। 69 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, ठीक है। तो सेरिब्रम इसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है, ठीक है। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम को क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। यह जो है अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है। इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि, ज्ञान, वाणी,
एवं चिंतन का भी केंद्र होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा होता है और मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी यही होता है। ठीक है, याद रखिए। और सेरिबेलम के बारे में याद रखिएगा, यह जो है अनुमस्तिष्क, जैसे यह जो अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। ठीक है, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। ठीक है, यह गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, यह समन्वय एवं ऐच्छिक पेशियों के क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कानों के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पानी की बूंदें किसके भांति प्रतीत होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस होता है। 70 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या अवतल लेंस, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस की भांति। ठीक है, तो पानी की बूंदें जिसका सतह उत्तल होता है लेकिन वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, ये याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। पानी की जो बूंद होता है उसका सतह कैसा होता है? उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल। उसका सतह कैसा होता है? उत्तल होता है। ठीक है, लेकिन यह जो व्यवहार कैसा करता है, लेकिन यह अवतल लेंस की भांति जो है कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, लेकिन इसका सतह कैसा होता है? उत्तल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए, 71 का आंसर हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? बढ़ती है। ठीक है, तो हवा द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। हवा के तापमान बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती या घटती है। इसलिए यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B12? तो किसमें होता है हमारा? विटामिन B12। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। और विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पाइरोडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरोडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरोडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? कमी से क्या होता है? त्वचा रोग होता है। क्या होता है? त्वचा रोग होता है। अब विटामिन B6 कमी हो जाता है तो क्या होता है? स्वप्न जो है लंबे समय तक याद नहीं रहता। विटामिन 6 की कमी से कारण जो होता है स्वप्न लंबे समय तक याद नहीं रहता। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, अब विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन फ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? वृद्धि वृद्धि रुक जाता है और जीभ पर छाले पड़ने जैसा रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण में, अल्फा किरण में, बीटा किरण में या गामा किरण में? बताइए। 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बीटा किरण। क्या हो जाएगा? बीटा किरण में। ठीक है, याद रखिए। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं ओ H+ या H- या OH- आयन या OH+ आयन या OH- आयन। बताइए, 74 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, OH- आयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका क्षारक हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? अम्ल के लिए होता है। क्या होता है ये? यह जो आपका अम्ल के लिए होता है। ठीक है, अस्थितिक ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, कौन सा कथन हमारा असत्य? बताइए। अस्थितिक ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ये आपका गलत है। ऊंचाई के साथ अस्थितिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी गलत है। अस्थितिक ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी गलत है। ये सभी कथन हमारा क्या गलत है? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का, तांबा का, जस्ता का या शीशा होता है। 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसका बना रहता है? ये कार्बन का बना रहता है। किसका? कार्बन का बना रहता है। ठीक है, अब वोल्टीय सेल का एनोड किसका बना रहता है आपका? वोल्टीय सेल का वोल्टीय सेल का वोल्टीय सेल का आपका एनोड किसका रहता है? आपका तांबा का रहता है। किसका रहता है? तांबा का रहता है। ठीक है, याद रखिए। आपको लेक लांसेस सेल का जो एनोड रहता है किसका? कार्बन का रहता है। ठीक है, लेक लांसेस सेल का। और डैनियल सेल का क्या रहता है? आपका तांबा का। डैनियल सेल का क्या रहता है? आपका तांबा का रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन या त्रिक सहसंयोजक बंधन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 77 का क्या हो जाए हमारा? ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाए? एकल सहसंयोजक बंधन। ठीक है, जब दो परमाणु के मध्य दोनों परमाणु के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कुछ एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उस परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजन बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो 77 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना
किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण, अपवर्तन और व्यतिकरण, ध्रुवण और व्यतिकरण, परावर्तन और अपवर्तन। बताइए 78 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। परिणामतः वह परत चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या लैक्टोज। बताइए 79 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या ग्लूकोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्लूकोज। तो शोषण की क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्य परिस्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? हेनरिक हर्ट्ज, मार्कोनी, जोहान रिटर या बैकुलर। बताइए 80 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज, क्या हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1949, 1950, 1954 या 1958। बताइए 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। कब किया गया था? 1954 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और 1900 और आपका याद रखिएगा 1948 में, याद रखिएगा 1948 में क्या चीज़ का स्थापना किया गया था? तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया था। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में किया गया था, ठीक है। और 1949 में जो है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना, ठीक है। और 1950 में है आपका अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में किया गया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? मद्रास में, पोरबंदर में, मिर्जापुर में या विजयवाड़ा में। बताइए 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे लगाया गया था? मद्रास में। कहाँ लगाया गया था? मद्रास में लगाया गया था, ठीक है, याद रखिए। और आपका विश्व में पूछा जाएगा कि सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ पे किया गया था? आपका 1824 में किया गया था। कहाँ? ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था, ठीक है। अगर विश्व में पूछेगा कि सीमेंट का निर्माण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ विश्व में, तो कहाँ हो जाएगा? ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर। कब? 1824 से, ठीक है। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। बताइए 83 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण मौसमी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख नदी है? हुगली की, पेन्नार की, बेगाई की या पेरियार की। बताइए 84 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, क्या हुगली की, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। बताइए 85 को सजाइए। तो कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा हमारा, पहले क्या हो जाएगा हमारा? पहले होगा थाल घाट दर्रा होगा, पहले हमारा क्या हो? थाल घाट दर्रा होगा, ठीक है। थाल घाट के बाद क्या हो जाएगा हमारा? भोर घाट दर्रा हो जाएगा। भोर घाट के बाद क्या हो जाएगा हमारा? पाल घाट दर्रा हो जाएगा। पाल घाट के बाद क्या हो जाएगा हमारा? सेनकोटा दर्रा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 2, 4। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो थाल घाट दर्रा जो है आपका, थाल घाट दर्रा जो आपका 580 मीटर जो है आपका ऊंचा है। कितना? 580 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यह जो आपका थाल घाट, यह आपका नासिक एवं मुंबई के बीच है। कहाँ आपका? यह नासिक एवं मुंबई के बीच है, ठीक है। और भोर घाट दर्रा जो है आपका, यह 630 मीटर ऊंचा है। कितना? 630 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यह भोर घाट दर्रा जो है आपका मुंबई एवं पुणे के बीच है। कहाँ है आपका? मुंबई से पुणे के बीच है, ठीक है। और पाल घाट दर्रा जो आपका 305 मीटर ऊंचा है। कितना? 305 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये आपका कोयम्बटूर एवं कोचिन के बीच है। ये कहाँ आपका? कोयम्बटूर एवं कोचिन के बीच है, ठीक है। और सेनकोटा जो दर्रा आपका 280 मीटर ऊंचा है। कितना? 280 मीटर ऊंचा, ठीक है। ये आपका तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच है, ठीक है। तो याद रखिएगा।
श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। होता है 86 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। पूछा गया है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पूछा गया, ठीक है। तो समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हमारा? इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखिए। आप कभी कभी ऑप्शन में आपको मालदीव दे दिया जाता है, कभी ऑप्शन मालदीव, तो मालदीव को मत टिक कीजिएगा। कौन सा हमारा दूसरा नजदीक में हमारा श्रीलंका बाद, तो क्या कौन सा? इंडोनेशिया, ठीक है, मालदीव नहीं है, ठीक है। तो 86 क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। भू आविष्टिक भू आविष्ठित देशों में कौन सा देश जो दोहरे भू आविष्टिक है? भूटान, उज्बेकिस्तान, लेसोथो या स्विट्जरलैंड। बताइए 87 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है डबल लैंड लॉक कंट्री, ठीक है, डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सा हमारा? उज्बेकिस्तान है, ठीक है। और दूसरा कौन आपका? लिंचेस्टाइन है। कौन आपका? यूरोप में आपका है। दूसरा डबल लैंडलॉक कंट्री कौन है? लिंचेस्टाइन है। कौन है? लिंचेस्टाइन, जो कि कहाँ आपका? यूरोप में। कहाँ आपका? यूरोप में, ठीक है। अब पहला आपका उज्बेकिस्तान है, दूसरा कौन आपका? लिंचेस्टाइन है, ठीक है, डबल लैंडलॉक में, ठीक है। और सिर्फ पूछेगा लैंडलॉक में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा आपका? कजाकिस्तान है। कौन सा? कजाकिस्तान है, ठीक है। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा आपका? कजाकिस्तान है, ठीक है, याद रखिए। और डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सा आपका? उज्बेकिस्तान है। और यूरोप का कौन है? लिंचेस्टाइन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील या मिशिगन झील। बताइए 88 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी? तो ये जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिए। एक HOMES, होम्स, ठीक है। एस हो गया ह्यूरॉन, ओ से हो गया ओंटारियो, एम से हो गया मिशिगन, ई से हो गया एरी, एस हो गया क्या? सुपीरियर, ठीक है। तो ये सारे झील है, ठीक है। इसमें से आपका जो बीच में जो है आपका बीच में ये मिशिगन झील है, ठीक है। यह जो है पूरी तरह से आपका अमेरिका में स्थित है, ठीक है। आपका ह्यूरॉन, ओंटारियो, ईरी और सुपीरियर, ये जो आपका चारों जो है आपका अमेरिका और कनाडा के बीच जो आपका बॉर्डर बनाता है, अमेरिका और कनाडा के बीच जो है ये चारों नदी बॉर्डर बनाता है, ठीक है। जिसमें आपका बीच में जो मिशिगन है यह जो है पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा सुपीरियर झील जो आपका वो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, ठीक है। उस कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? ट्रोफोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट या लिथोफाइट। बताइए 89 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जीरोफाइट, ठीक है, याद रखिए। क्या हो जाएगा? जीरोफाइट हो जाएगा, ठीक है। ट्रोपोफाइट किसे कहा जाता है? ट्रोपोफाइट तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट कहते हैं, ठीक है। और हेलोफाइट किसको कहते हैं? नमकीन। तो नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है। और लिथोफाइट किसे कहते हैं? तो करी चट्टानों में उगने वाली, मतलब चट्टानों में उगने वाली वनस्पति क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतिक चट्टान या इनमें से सभी। बताइए 90 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान, ठीक है। तो खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा या कोलकाता। बताइए 91 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अब बेंगलुरु में क्या है हमारा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कहाँ आपका? बेंगलुरु में। कहाँ पे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ आपका? बेंगलुरु में, ठीक है। अब बेंगलुरु में एक और याद रखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ आपका? बेंगलुरु में, ठीक है। दो गो, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में, ठीक है। और हैदराबाद का तो बता ही दिया गया है, ठीक है। और आपका याद है विशाखापट्टनम में क्या आपका? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ? विशाखापट्टनम में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 92 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पादक जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनिक्स, इकोलॉजी, पैलियो वनस्पति या पैलेंटोलॉजी। बताइए 92 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर? पैलियो वनस्पति। क्या हो जाएगा? पैलियो वनस्पति हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है, याद रखिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, बैंकॉक, एम्स्टर्डम या जिनेवा। बताइए 93 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एक। कहाँ हो जाएगा? लुसाने हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो इसका स्थापना कब हुआ था आपका? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में इससे स्थापना हुआ था, ठीक है।
और हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखें। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में आयोजित किया गया था, ठीक है। जिसका विजेता कौन रहा था आपका? पाकिस्तान रहा था। कौन रहा था जिसका विजेता कौन रहा था? पाकिस्तान रहा था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, विश्वनाथन आनंद या गुंडप्पा विश्वनाथ? बताइए। 94 का आंसर क्या हो जाए हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कौन है? विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो आपका 1991 1991 92 हुआ था। कब हुआ था? 1991 92 इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इस पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और 2021 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई? पूछा है, नहीं लिखी गई, बताइए। तो 95 का क्या हो जाएगा? तो बताइए। तो आपका हंगरी स्टोन ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गोरा भी लिखा गया है, लेकिन अग्निवीरा ये नहीं लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, याद रखिए। और ये याद रखिएगा, अग्निवीरा किसके द्वारा लिखा गया? आपका आपका काजी नसरुल इस्लाम, काजी काजी नजरुल काजी नजरुल इस्लाम। तो काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखा गया अग्निवीरा पुस्तक, ठीक है, काजी नसरुल इस्लाम, ठीक है, याद रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या क्या लिखा गया आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा तो चित्रांगदा, गीतांजलि और कागज की नाव, गोरा आदि पुस्तक लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। कौन कौन सा? चित्रांगदा, गीतांजलि और कागज की नावें और गोरा, ये सब किसके द्वारा लिखा गया आपका? और हंगरी स्टोन, ये सब किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। और 1913 में जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। 96 से 100 तक का क्या आपका मैथ का सवाल है, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे सवाल है। तो पूछा गया है 220 मीटर और 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो काफ़ी अच्छा सवाल है, या तो सिंपली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या 240 और 360 दिया गया था, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, ठीक है। कितना? 600 हो जाएगा हमारा। तो दोनों को जोड़िएगा, कितना आएगा? 600 आएगा, ठीक है। और कितना सेकंड दिया हुआ? 30 सेकंड दिया था, काट लीजिए इसको। तो 3 जीरो काटे, जीरो 3 से काटे, कितना बार कटेगा? 20 बार कटेगा। कितना बार? 20 बार। पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया था, ठीक है। तो 20 गुना किलोमीटर प्रति घंटा जानते हैं 18/5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 से काटे, कितना? 5 चौक 20, 4 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैथ का सवाल आप बना लीजिएगा, काफ़ी आसान है। और मेरा मैथ का वीडियो देख सकते हैं, तो आप इजली सारे सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो 97 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और 98 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 98 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 80%, ठीक है। और 99 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। और 100 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सारे आप सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज थोड़ा नया मतलब चेंज किया गया, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया गया। तो चलिए, कैसा लगा आज का ये आपका सेशन लगा? चलिए कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।